today we are discussing here the role of hemoglobin and myoglobin. तो रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं. नाउ कम ऑन द टॉपिक फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन. जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मायोग्लोबिन एक सिंगल यूनिट है, तो अगर आप हीमोग्लोबिन के अंदर सच टाइप ऑफ 4 यूनिट्स ज्वाइंट होती हैं. तो अगर हम ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन स्टडी करें तो देखिए मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इन इक्विलिब्रियम इट विल फॉर्म द ऑक्सीमायोग्लोबिन. अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें जिसको बाइंडिंग कांस्टेंट कहते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस. इफ थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बियरिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीजन के साथ हैं. तो अगर हम थीटा की वैल्यू लें तो जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर हम थीटा इसको माने तो यहाँ और P अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू MbO2 थीटा हो जाएगा आपके पास. अगर टोटल थीटा है तो ये आपके पास Mb क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो K इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू P. अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करके और थीटा की वैल्यू निकालें तो वी विल गेट ए वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू KP ओवर 1 प्लस KP. बट ये हमने किया है मायोग्लोबिन के लिए. एज यू नो वेरी वेल कि अगर हम हीमोग्लोबिन के लिए करें तो यहाँ पे MbO2 नहीं होगा बल्कि MbO2 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट्स होती है. ये डिपेंड्स करता है कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर. अगर हम सिमिलरली यही चीज़ इसमें निकालेंगे तो फॉर हीमोग्लोबिन आपके पास क्या आएगा, MbO2 की बजाय यहाँ पे HbO2 यानी हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं Hb से, तो डिवाइडेड बाई आपके पास Hb इंटू O2 रेज टू पावर n हो जाएगा यहाँ पे. अब n डिपेंड करता है कि आपके पास क्या 4 की 4 यूनिट्स ही जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है या कुछ रहती है. तो इन दिस वे हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से यही थीटा की वैल्यू Kp रेज टू पावर n अपॉन 1 प्लस Kp रेज टू पावर n. द वैल्यू ऑफ n वेरीज, जो आपके पास n की वैल्यू है वो वेरी करती है 1 टू लेके और 4, 1 to 4 हो सकती है. तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेशन कह सकते हैं. तो थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेशन. अगर हम इसी फ्रैक्शन ऑफ सैचुरेशन को एक ग्राफ प्लॉट करें तो वी विल गेट ए ग्राफ सच टाइप लाइक दिस वन. देखिए ध्यान से, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन है इस एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. तो ध्यान से देखिए कि अगर हम मायोग्लोबिन का ग्राफ ड्रा करें तो मायोग्लोबिन का ग्राफ आता है इस फॉर्म के अंदर, यहाँ पे ये वाली फॉर्म के अंदर. बट अगर हम यही सेम हीमोग्लोबिन के लिए ग्राफ करें तो ये सिग्मोइड टाइप लाइक दिस वन इस तरीके से आता है. तो यहाँ पे अगर हम एक बार पीएच को भूल जाइए आप, तो ये मायोग्लोबिन का ग्राफ है दिस वन, और ये आपके पास हीमोग्लोबिन का ग्राफ है. ध्यान से देखिए कि अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 0 से लेके 20-40 यानी 20 to 40 के बीच में ये जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है. और एक अगर हम इधर देखें तो ध्यान से देखो कि 100 प्लस जो 100 to 120 या 140 जो होता है पार्शियल प्रेशर, ये हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर होता है. तो ध्यान से देखो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है उसके हिसाब से चाहे वो हीमोग्लोबिन वाली कर्व है लाइक दिस वन ये वाली कर्व है, चाहे वो आपके पास मायोग्लोबिन वाली कर्व है, दोनों ही देखिए आपके पास लगभग अगर हम 100 जो एम ऑफ मर्क्यूरी की बात करें तो ये वाला पार्शियल प्रेशर है. तो इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन की लगभग परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है 80% से अबो है, यानी ऑलमोस्ट जो 90-95 के करीब. तो यहाँ पे लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन दोनों ही सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन. बट ये वाला जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है दिस इज इन मसल्स, ये पार्शियल प्रेशर है इन मसल्स. अगर ये मसल्स के अंदर है 20 to 40 की रेंज में, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 20 की बात करूँ, मान लो ये है पार्शियल प्रेशर, तो अगर मैं इससे प्लॉट करूँ या एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, तो यहाँ पे देखिए लाइक दिस ये वाला और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे देखिए परसेंटेज सेचुरेशन बिलो 20 है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन 70 के करीब है. तो आई मीन टू से कि अगर 20 पार्शियल प्रेशर है आपके पास तो लो प्रेशर जो मसल्स के अंदर होता है, तो एट दैट टाइम हम यूँ कह सकते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज फार मच एज कम्पेयर टू वट हीमोग्लोबिन. दैट्स वाई जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो इनहेल करने के बाद लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और हमारे मसल्स तक पहुंचती है, तो मसल्स के अंदर क्या होगा कि बाइंडिंग कैपेसिटी
ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन की फार मच है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। दैट्स वाई हीमोग्लोबिन रिलीज कर देता है ऑक्सीजन मसल्स में जाके, और मायोग्लोबिन रिटेन करता है उसको। कब तक रिटेन करता है? व्हेन इट इज अंटिल इट इज नीडेड फॉर द मसल्स वर्क। तो यहाँ पे हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिलीज कर दी इसने ऑक्सीजन, लेकिन अगर तो ये जो आपके पास रिलीज करता है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन। अगर हम इसी को स्टडी करें तो ध्यान से देखिए, पीएच जब हम क्या करते हैं कि इनहेल करी ऑक्सीजन, लंग्स से मसल्स तक पहुंची, मसल्स पे पहुंचने के बाद जो वर्क करती है सेल, तो वर्किंग के ड्यूरिंग क्या होता है कि कार्बन है आपके पास फूड्स के अंदर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलके बना देते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, तो वो कार्बोनिक एसिड एसिडिक पीएच मीन्स पीएच होगी लो आपके पास। अगर पीएच लो है तो इसके अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी और कम हो जाती है। अगर पीएच ज़्यादा है तो ध्यान से देखिए कि यही जो आपके पास पीएच लो हो जाती है, तो दिस मीन्स हम यूँ कहना चाहते हैं कि ये वाला ग्राफ फॉलो करते हैं। अगर पीएच थोड़ी सी अप है तो दिस मीन्स आपके पास हीमोग्लोबिन ये वाला ग्राफ, तो पीएच जितनी ज़्यादा लो होगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि उतनी ही बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाती है किसकी? ऑक्सीजन के साथ, और मायोग्लोबिन की ज़्यादा रहती है एट दैट टाइम। तो ये जो पीएच चेंज के साथ जो आपके पास बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन वेरी करती है, तो दिस इफेक्ट इज सेड टू बी बोहर इफेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस तो क्या कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो लिंक भेजा था जिसमें बोहर इफेक्ट और कोऑपरेटिविटी इफेक्ट था। तो दिस इज द बोहर इफेक्ट। ओके, तो दिस इज बोहर इफेक्ट। और अगर हम बोहर इफेक्ट के बाद यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भी जो आपके पास हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स होती है 4 यूनिट्स होती है उसमें मायोग्लोबिन की। ओके, तो ये था बोहर इफेक्ट। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर्स में बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 यूनिट्स होती है। जब जैसे ही फर्स्ट यूनिट बाइंड अप होती है ऑक्सीजन के साथ, ध्यान से देखिए, जैसे हीमोग्लोबिन यहाँ पे है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास K1 इक्विलिब्रियम की फॉर्म के अंदर HbO2 एंड सो ऑन K2 यानी ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये थर्ड ऑक्सीजन बाइंड हो गया, ये फोर्थ ऑक्सीजन बाइंड हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या बाइंडिंग कांस्टेंट है K1 K2 K3 K4। तो ये जो आपके पास अगर हम इसमें डिस्कस करें कि कौन सी ज़्यादा होगी वैल्यू, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि K4 इज ग्रेटर देन K3 विच इज़ मोर देन K2 विच इज़ मोर देन K1। तो दिस मीन्स K4 बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वाई इज इट इज़ सो? क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, इसको हम ट्रिगर मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये जो आपके पास ट्रिगर है भी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद दूसरी तीसरी चौथी और ज़्यादा इजी बाइंडिंग हो जाती है। तो दिस इफेक्ट इज सेड टू बी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट। अभी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट ऑपरेट कैसे करता है उसको ध्यान से देखिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पास बाइंडिंग नहीं होती यानी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि जो आयरन है आपके पास, तो आयरन Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। आयरन Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर है, तो T2G और Eg सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके अंदर क्या है कि भी आपके पास एक ऊपर वाली यूनिट्स और एक नीचे वाले यूनिट्स, जो स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसके अंदर ऊपर वाली और नीचे वाली यूनिट्स, ऊपर वाली एक यूनिट्स आपके पास क्या है, इमिडाजोल नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन अभी तक बाइंड अप नहीं है। जब ऑक्सीजन बाइंड अप नहीं है तो एट दैट टाइम 3d6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो T2G4 और Eg2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दिस इज हाई स्पिन। बट व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा कि T2G और Eg की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये था T2G और Eg। लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Eg को छोड़ के और यहाँ आ जाते हैं। आई मीन टू से यू कि T2G 6 बन जाता है, Eg 0 हो जाता है। तो एट दैट टाइम आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है Eg खाली हो जाता है। और Eg आपको पता है कि dx² - y² एंड dz², ये ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं। दैट्स वाई साइज बड़ा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होती है। तो एट दैट टाइम आपके पास अगर हम यूँ कहें कि मान लो कि भी वो आपके पास ये देखिए इधर
ये नाइट्रोजन जो आपके पास पोरफायरल रिंग के 4 नाइट्रोजन दिखाए थे, यहाँ पे ये जो आपके पास एक बीच में इसके स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसके जस्ट अबो रहता है Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव है यहाँ पे। ये अब 2 पॉजिटिव अबो क्यों रहता है? क्योंकि इसका साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 218 पिकोमीटर के करीब होता है, लेकिन ये जो रिंग है बीच में जो आपके पास, इसका साइज 200 पिकोमीटर के करीब होता है। तो दिस में रेडियस की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये जस्ट इससे थोड़ा सा अपवर्ड साइड के अंदर रहता है 70 पिकोमीटर के करीब। बट जैसे ही आपको ये T2G6 बनेगा, यानी ऑक्सीजन लगेगा इसके साथ, तो ऑक्सीजन लगते ही ये T2G6 ये वाले ऑर्बिटल फ्री हो जाते हैं एंड हैंस आपके पास इसका साइज छोटा हो जाता है थोड़ा सा। अगर साइज छोटा हो जाता है तो पहले ये अपवर्ड इस साइड में था, यानी थोड़ा सा लिफ्ट अप था, लेकिन जैसे ही आपके पास ये साइज छोटा होगा तो इसके अंदर फुली फिट हो जाता है। अगर फुली फिट हो जाता है तो इसके साथ जो आपके पास इमिडाजोल के साथ एक प्रोटीन चेन थी, उस चेन के ऊपर एक ट्रिगर मैकेनिज्म लगता है, जिससे कि इसको इस तरीके से बाइंड अप कर देता है कि बाकी की सारी यूनिट्स जो है, जो पायराजोल रिंग्स जो आपके पास पोरफायरल रिंग है, वो ओपन अप हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग, जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे K1 K2 K3 K4 एंड इसका मतलब आपके पास इजी हो जाती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म बाय विच वी कैन से दैट कि भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग इजी हो जाती है, और दिस इफेक्ट इज सेड टू बी कोऑपरेटिविटी का। थैंक यू।